रे ऑप्टिक्स कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर लाइट का वेव ऑप्टिक्स। इससे ज्यादा नहीं रहेंगे, तीन चार या पांच 5 मार्क्स का मैक्सिमम, लेकिन जो कंपटीशन के लिए जरूरी है, एक नंबर जोड़ना बहुत, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे ऑब्जेक्टिव में भी आ गया, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स जैसे पढ़े थे, ऑप्टिक्स का मतलब वहां भी समझे थे जहां हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। और यहां भी क्या है, ऑप्टिक्स मींस लाइट का स्टडी करेंगे किस फॉर्म में, एज ए वेव। लाइट का स्टडी जैसे जनरली हम लोग अब तो इसमें केमिस्ट्री में भी पढ़े थे, वहां पर क्वांटम मैकेनिक्स जो था केमिकल बॉन्डिंग के आसपास, नए एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी, ऑर्बिटल ये सब जगह पर वहां भी पढ़े थे। तो हम लोग क्या देखते हैं, लाइट जो है ड्यूअल बिहेवियर बिहेव करता है। आज के टाइम में ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इट वर्क्स एज ए पार्टिकल्स और इट ऑल्सो वर्क एज ए वेव। अब ये पार्टिकल और वेव कब कंसीडर करने, अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन। मुझे जैसी जरूरत रहेगी, यदि पार्टिकल की जरूरत है तो पार्टिकल जैसा टर्म को यूज कर लेंगे, जहां वेव की जरूरत होगी वेव की जरूरत कर लेंगे। लेकिन जब डिस्कवरी हो रहा था उस समय तो दोनों कॉन्सेप्ट आए हुए थे, नहीं थे। तो फर्स्ट न्यूटन साहब ने इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था नियरली 1675 में। न्यूटन साहब ने कॉन्सेप्ट दिया था, क्या था उनका कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर CLAR कॉर्पुस्कुलर मीन्स टाइनी पार्टिकल को बोलते हैं। इसका बेसिक क्या मीनिंग हो गया, छोटा पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स। न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ये नियरली 1675 में न्यूटन साहब फर्स्ट पर्सन जो है, जो कि लाइट के बारे में उन्होंने अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उन्होंने दिया। तो ये कॉर्पुस्कुलर मीन्स टाइनी पार्टिकल। इन्होंने क्या कहा कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल है। लाइट क्या है, एक बिहेव्स लाइक एज ए पार्टिकल्स। जितने भी सोर्स हैं लाइट के, वहां से कैसे लाइट रे नहीं निकलकर स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स निकल रहे हैं। जितने सोर्स ऑफ लाइट हैं वहां से क्या हो रहा है, किस तरह का हो रहा है, कोई भी मान लीजिए ट्यूब है, ट्यूब से ये स्मॉल पार्टिकल्स निकल रहे हैं। और इस पार्टिकल्स का नेचर कैसा है, इलास्टिक है। इस पार्टिकल का नेचर कैसा है, इलास्टिक है, रिजिड है, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मासलेस है। यदि मास रहेगा तो सबको चोटी लग जाएगा। लाइट यहां से आ रहा है, यदि इस पार्टिकल्स में यदि मास दे दिया जाए तो सर पे आ रहा है, सब जो लाइट है सब जो टकराएगा, डैमेज होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब जो करें, जो लाइट्स ऑफ सोर्स से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसका नेचर कैसा है, इलास्टिक नेचर है। वो पॉइंट सारा लिखवा दूंगा, डोंट वरी, सारा स्टेटमेंट मैं लिखवा दूंगा, जो 4-5 स्टेटमेंट जो दिया। तो पार्टिकल का नेचर कैसा है, इलास्टिक रहेगा, रिजिड रहेगा और मासलेस क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ कि क्यों मास रहेगा तो भाई सब जगह आपका कोलिजन्स होंगे, चाहे चोट लग सकती है, वो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक। और उन्होंने उसके बाद क्या कहा, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर ये जो टाइनी पार्टिकल्स है, ये सारे टाइनी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में, ये प्रॉपर्टी हो गया लाइट का, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। उसी तरह से उन्होंने भी क्या जस्टिफिकेशन दिया कि जितने पार्टिकल्स हैं जो लाइट सोर्स से निकल रहे हैं सारे स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं, सारे जो हैं स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया, पहला क्या बताया, जो लाइट सोर्स से स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जिसका प्रॉपर्टी कैसा है, इलास्टिक है, रिजिड है, मासलेस है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा
कि ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो उनका वो मोशन कैसा है, स्ट्रेट पाथ में वो सारा ट्रेवल कर रहे हैं, जो लाइट की प्रॉपर्टी है। थर्ड पॉइंट, जिस तरह से हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, रे ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। जो नॉलेज है, जो रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़े थे, क्या देखे थे कि डेंसर और रेयर मीडियम लाइट की स्पीड से ही हम लोग डिफाइन किए थे। डेंसर मीडियम का मतलब उसमें यदि लाइट का स्पीड कम होगा तो उसको डेंसर बोले थे, और रेयर मीडियम उसको बोले थे जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा हुआ, रेयर मीडियम। तो इन्होंने भी ये बात कहा कि ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में स्पीड अलग अलग होगा, लेकिन यहां पर उन्होंने उल्टा कॉन्सेप्ट दिया। उनका क्या कहना था कि डेंसर मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा। यहां पे यही उनका उल्टा कॉन्सेप्ट था। उन्होंने क्या कहा कि डेंसर मीडियम में स्पीड रेयर मीडियम से ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना है, लिखवाऊंगा, सारे स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या दिए कि एवरी मीडियम में लाइट का स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होगा, इट्स ओके, राइट। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने क्या कहा कि डेंसर मीडियम में जो पार्टिकल्स होंगे, टाइनी पार्टिकल्स है, कॉर्पस्कुलर जो है टाइनी पार्टिकल्स हैं, उसका स्पीड ज्यादा होगा कंपेयर टू रेयर मीडियम। इट मींस कहने का मतलब वाटर में स्पीड ज्यादा होगा पार्टिकल्स का कंपेयर टू एयर, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या दिया कि जैसे सनलाइट है 7 कलर से डिफरेंट डिफरेंट वेव से बना हुआ है, विग्योर, तो वहां पर उन्होंने कहा कि डिफरेंट वेवलेंथ बनने के कारण क्या होगा, वेवलेंथ इज रिलेटेड विद द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। वेवलेंथ जो होता है किससे रिलेटेड है, जो पार्टिकल्स यहां से निकल रहे हैं उसके साइज। यदि रेड है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड कलर होगा तो उसका पार्टिकल का साइज बड़ा होगा। वायलेट का वेवलेंथ कम है, उसके पार्टिकल का साइज अलग होगा। यानी अकॉर्डिंग टू हिम कि यदि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, हर कलर्स के जो पार्टिकल्स होंगे वो डिफरेंट साइज के होंगे, डिफरेंट शेप भी हो सकता है, साइज और शेप में अलग है। शेप किसको बोलते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, और साइज के मतलब अब रेक्टेंगल ही शेप है लेकिन रेक्टेंगल में डायमेंशन अलग अलग हो गया तो शेप अलग अलग हो गया। तो लास्ट पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि एवरी कलर्स का शेप एंड साइज डिफरेंट होगा। चलो अब पॉइंट्स को लिख लें, ये पांचों पॉइंट्स को पहले, तब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा उन्होंने कि एवरी लाइट सोर्स every light source every light source every light source emits tiny particles emits tiny particles emits tiny particles called corpuscular, यानी जो टाइनी पार्टिकल निकलते हैं उसी को उन्होंने कॉर्पुस्कुलर बोला, यानी कॉर्पुस्कुलर मींस स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि कॉर्पुस्कुलर का प्रॉपर्टी कैसा होगा, यानी टाइनी पार्टिकल का प्रॉपर्टी कैसा होगा, कॉर्पुस्कुलर आर रिजिड या टाइनी पार्टिकल्स भी इसको बोल सकते हैं, आर इलास्टिक देन रिजिड एंड massless comma different shape and size,
उस टाइनी पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी, उसको लिखते चले, फ्री ऑफ टाइम नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए कि फिर घर पे जाके टाइम लगाइएगा, इट्स बेटर, हाँ लिख लेते हैं, इट्स बेटर, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि तो कॉर्पस्कुलर आर यानी टाइनी पार्टिकल्स आर इलास्टिक, रिजिड एंड मासलेस, डिफरेंट शेप एंड साइज, डिफरेंट शेप एंड साइज। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, एवरी लाइट सोर्स इमिट्स टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कुलर, कॉर्पस्कुलर आर इलास्टिक यानी टाइनी पार्टिकल्स आर इलास्टिक, रिजिड, मासलेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यदि मास रहेगा तो सारे लोगों को डैमेज हो सकता है। डिफरेंट शेप एंड साइज, देखिए ही यदि वेवलेंथ अलग अलग रहता है तो उसका शेप एंड साइज अलग अलग रहेगा। थर्ड पॉइंट कॉर्पस्कुलर्स travels in straight path, in straight path, straight path में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। All tiny particles are travel in straight path. All tiny particles are travel in straight path. Fourth point, all tiny particles या corpuscular जो भी लिखना है, all tiny particles या corpuscular travels different speed in different medium, अलग अलग मीडियम में डिफरेंट स्पीड होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा कि स्पीड इन डेंसर मीडियम greater than speed of rarer medium. It means वाटर में स्पीड ज्यादा होगा कंपेयर टू स्पीड इन एयर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब। यहीं पर एक उल्टा दिए हैं कॉन्सेप्ट। First point, every light source emits tiny particles called corpuscular. Corpuscular are elastic, rigid and massless. It travels in a straight path. All tiny particles travels different speed in different medium. Speed in denser medium is greater than the speed in rarer medium. Speed in denser medium is ग्रेटर देन स्पीड इन रेयर मीडियम, इट मींस वाटर में स्पीड ज्यादा होगा एयर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट कलर्स। फिफ्थ पॉइंट, different color of light have different shape and size, ये कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि लाइट जो कलर है डिफरेंट कलर के, हर कलर्स के वेवलेंथ अलग अलग होंगे। वेवलेंथ टर्म इज रिलेटेड विथ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका साइज का पार्टिकल्स ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ जो कम होगा उसके साइज का पार्टिकल्स कम होंगे। इसीलिए अकॉर्डिंग टू हिम
कि डिफरेंट कलर्स जो होंगे लाइट के, उसके सारे के पार्टिकल्स जो होंगे डिफरेंट शेप एंड साइज के होंगे। राइट बेटे, ये 5 पॉइंट्स जस्ट रिवाइज। ऑल लाइट पार्टिकल्स इमिट्स टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड कॉर्पुस्कुलर। टाइनी पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा है? इलास्टिक है, रिजिड है एंड मासलेस है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ऑल टाइनी पार्टिकल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सारे स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं, जो कि लाइट की प्रॉपर्टी है। ऑल टाइनी पार्टिकल्स ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। बस ध्यान क्या देना है कि अकॉर्डिंग टू हिम डेंसर मीडियम में स्पीड ज्यादा हुआ कंपेयर टू रेयर मीडियम। ये दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट उनके हिसाब से, अभी के हिसाब से। और लास्ट उन्होंने क्या कहा कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स है डिफरेंट है, यानी यदि वेवलेंथ अलग अलग है लाइट के तो उसके शेप एंड साइज भी अलग होंगे। ये उनका स्टेटमेंट था, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ज्यादा इसमें कुछ समझना है, जो दिए बोले हैं उसको मानना है। ठीक है, और जबकि इनका ये कॉन्सेप्ट सारा गलत है, उस समय भी गलत साबित हो चुका है, यानी साइंटिस्ट ने अपना दे दिया था कॉन्सेप्ट, लेकिन भाई न्यूटन साहब सबसे बड़े बॉस हैं, उसके बात को काटना दैट इज नॉट पॉसिबल। बॉस इज ऑलवेज राइट। जॉब में आप जब आइएगा तो पहला ट्रेनिंग में यही कॉन्सेप्ट दिया जाता है, बॉस इज ऑलवेज राइट। गलत बोले सही बोले उस समय उसको यस बोलिए, नहीं तो नौकरी से बाहर निकल जाइएगा। राइट, तो अब ये सारे जो स्टेटमेंट किए इसको और कैसे, क्योंकि लाइट की जो प्रॉपर्टी है क्या क्या है भाई, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, रिफ्लेक्शन फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना है, राइट, इंटरफेरेंस फिनोमेना है, जो कि सब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल्स में, इंटरफेरेंस सारा। फिर उसके बाद डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ना है, ये सारे चैप्टर में डिटेल्स में ये पढ़ना है। ये सारे फिनोमेना को क्या इन्होंने जस्टिफाई किया, उस चीज को अब देखें, कौन सा फिनोमेना को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, किस फिनोमेना को इन्होंने नहीं कर पाया जिसके कारण इनकी थ्योरी फेल होने लगी। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट देने के बाद उन्होंने सारे जैसे वे पार्टिकल्स हैं स्टेट पार्ट में, उन्होंने जस्टिफाई किया सारे पार्टिकल्स स्टेट पार्ट में ही ट्रेवल कर रहे हैं। अब दूसरा देखें पॉइंट इसमें कि लाइट के जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको कैसे इन्होंने जस्टिफाई किया है। Explanation of next heading, explanation या explain थ्री फिनोमेना ऑफ लाइट। तीन ही फिनोमेना को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, थ्री फिनोमेना। क्या कौन सा थ्री फिनोमेना? फर्स्ट, इट ट्रेवल्स रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट पाथ, उसी को बोलते हैं फर्स्ट फिनोमेना, रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट पाथ, रेक्टिलिनियर मोशन। इसको उन्होंने जस्टिफाई किया, सारे पार्टिकल्स जो हैं स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं। दूसरा फिनोमेना जो लाइट का है, रिफ्लेक्शन को कैसे उन्होंने जस्टिफाई कर रहे हैं उसको हम लोग देखें। उन्होंने क्या किया, कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये जैसे प्लेन है, पार्टिकल्स इस प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट हुए। पार्टिकल कैसा है? इलास्टिक नेचर का, ठीक है। इलास्टिक नेचर होने के कारण क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन करेगा। पहले ही बताया है टाइनी पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, इलास्टिक है, रिजिड है एंड मासलेस है। तो अकॉर्डिंग टू हिम जो भी लाइट सरफेस पे पड़ेगा, इलास्टिक कोलिजन, जैसे बॉल है, बॉल को आप ड्रॉप कीजिएगा, इलास्टिक कोलिजन का फिर बाउंस करेगा बैक, राइट। तो इलास्टिक कोलिजन के भी ऑलमोस्ट हम लोग इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जैसा कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं वहां भी। तो अकॉर्डिंग टू हिम जो है पार्टिकल्स जो है जिस सरफेस पे इंसिडेंट करेगा, इलास्टिक कोलिजन के कारण क्या होगा, ये सारे पार्टिकल्स इस तरह से
वापस लौट जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू हिम भाई रिफ्लेक्शन फिनोमेना अकर्स कर रहा है, इस तरह से उन्होंने जस्टिफाई किया। ठीक है, थर्ड पॉइंट, रिफ्रैक्शन को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन को उन्होंने कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं उसको समझ ले हम लोग। रिफ्रैक्शन के बारे में क्या कर रहे हैं कि ये दिस इज योर सरफेस, ये रेयर मीडियम है, दिस इज योर डेंसर मीडियम। यहां भी पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम क्या है भाई, पार्टिकल्स कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इधर से मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट जो है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में इस सरफेस पे एंटर किए। अब अकॉर्डिंग टू हिम उनके हिसाब से उनका क्या करना है कि रेयर मीडियम का पार्टिकल्स जो है डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल्स है उसको सारा अट्रैक्ट कर रहा है अपने साइड सारे अट्रैक्ट कर रहे हैं। डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, ये डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स, जैसे एक सिंगल पार्टिकल के बारे में ध्यान दीजिए, ये यहां पर फोर्स लग रहा है जो कि चारों तरफ से सारे ये पार्टिकल्स को डेंसर मीडियम वाला इसको खींच रहा है अपने साइड। दोनों के बीच में डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स और रेयर मीडियम का जो पार्टिकल्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण खींच रहा है। यदि ये होमोजेनियस मीडियम रहेगा तो क्या होगा, सारा का सारे ये सिमेट्रिक फोर्स लगेंगे और ये पार्टिकल्स स्ट्रेट फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यदि ये मीडियम नहीं रहता तो क्या होता है, ये सारे सीधे निकल जाते इस तरह से पार्टिकल्स, लेकिन ये फोर्स लगने के कारण क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये इस तरह से बेंड करने लगेगा। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता तो ये क्या होता है, सीधे पार्टिकल्स निकल जाते। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पार्टिकल्स क्या होंगे, इधर मुड़ना चालू किए, यानी अकॉर्डिंग टू हिम कि बेंडिंग फिनोमेना अकर्स रिफ्रैक्शन में यही है। तो इस तरह से बेंडिंग फिनोमेना को उन्होंने जस्टिफाई कर रहा है। बेंडिंग फिनोमेना रिफ्रैक्शन में जो हो रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स इन्होंने जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, और अदर जो फिनोमेना है जैसे इंटरफेरेंस, दो लाइट का मिलना, ठीक है, जो साउंड वेव में हम लोग ये सब देखते हैं, यहां भी देखेंगे डिटेल्स में। इंटरफेरेंस को इन्होंने नहीं एक्सप्लेन कर पाए, डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पोलराइजेशन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये सारे जो फिनोमेना जो थे इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर सके। सिर्फ तीन ही फिनोमेना, रेक्टिलिनियर मोशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अच्छा, सबसे इनका मेजर मिस्टेक जो था कि डेंसर मीडियम में जो बताए थे, जो पोस्टुलेट उसी को बोलते हैं, जो 5 उनका विचार था स्टार्टिंग का कि ऑल लाइट्स आर इमिटेड, जो भी लाइट्स इमिट कर रहे हैं पार्टिकल के फॉर्म में इमिट कर रहे हैं, सारे लाइट का शेप साइज अलग रहेगा, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड रहेंगे, सारे स्टेट पार्ट में ट्रेवल कर रहे हैं, डेंसर मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा। उसी समय एक साइंटिस्ट थे फोकॉल्ट, 1850, जिस समय ये बात कर रहे थे फोकॉल्ट साहब ने एक्सपेरिमेंटली, लेकिन उन्होंने बोला नहीं क्योंकि न्यूटन साहब बहुत भाई बॉस हैं, ही कैनॉट से, लेकिन उस ड्यूरेशन में ही फोकॉल्ट जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि वाटर में स्पीड कम है एयर के रेस्पेक्ट में। उस समय वेव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जब न्यूटन साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया। जब न्यूटन से ये कॉन्सेप्ट दिए हैं 1675, उस समय वेव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये 1800 टू 1900 के बीच में वेव का कॉन्सेप्ट आया, राइट बेटे। तो ये जो भी अभी हम लोग का नॉलेज है, स्टार्टिंग में यही फर्स्ट पर्सन है जो लाइट के बारे में सारा डिटेल्स दे रहा है, नेचर कैसा है। तो वेव का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो तो बहुत लेटर ऑन डिस्कवरी में है। तो लेकिन फौकॉल्ट साहब उस समय ये डिस्कवरी कर चुके थे कि जो स्पीड की बात बोल रहे थे कि डेंसर मीडियम में ज्यादा होगा कंपेयर टू रेयर मीडियम, दैट इज रॉन्ग। लेकिन उन्होंने एट दैट टाइम ही डू नॉट से कि न्यूटन साहब सारे रिसर्च डिस्कवरी के जन्मदाता वही हैं साइंस के,
तो उनके बात को कोई काटे नहीं, वो भी बोले नहीं, राइट। उसके बाद न्यूटन साहब के बाद नेक्स्ट जो थ्योरी आ रही है जो है डच साइंटिस्ट हाइजेंस प्रिंसिपल या हाइजेंस वेव थ्योरी। हाइजेंस साहब ने क्या बताया कि लाइट जो है बिहेव्स लाइक एज ए वेव। हाइजेंस साहब ने क्या बताया कि लाइट का बिहेवियर जो है किस तरह का है, वेव नेचर का है, राइट। तो नेक्स्ट जो थ्योरी कॉन्सेप्ट आया ये शायद 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो न्यूटन के बाद इसमें वेव ऑप्टिक्स में कॉन्सेप्ट कौन दिए, नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है आपका डच साइंटिस्ट जिसका नाम है डच साइंटिस्ट हाइजेंस प्रिंसिपल या हाइजेंस वेव थ्योरी भी बोलते हैं, वेव थ्योरी, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो इन्होंने क्या बोला कि लाइट क्या है, बिहेव्स लाइक एज ए वेव। लाइट जो है किस तरह के बिहेवियर है, वेव जैसा। लेकिन यहां भी जो कि आज के टाइम में हम क्या जानते हैं, लाइट किस तरह का वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके ट्रेवल करने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम। लेकिन उस समय ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी कॉन्सेप्ट नहीं आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो मैच टाइम नहीं, लेकिन लगता है 1990 आसपास ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी कॉन्सेप्ट आया। तो उस समय उन्होंने वेव के तो बारे में बता दिया, वेव है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या बताया कि ये मैकेनिकल वेव है। साउंड में हम लोग पढ़े हैं, वेव में 2 टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। साउंड इज एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। विदाउट मीडियम साउंड ट्रेवल कर ही नहीं सकता। वो सारे हम लोग डिस्कस किए 9th में भी चाहे 11th में भी, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि ये वेव नेचर का है, लेकिन ये लाइट जो है किस टाइप का वेव है, मैकेनिकल वेव है। लाइट जो है किस टाइप का वेव है, मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव है। अब मैकेनिकल वेव है, लोगों ने क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया एट दैट टाइम, सन से जो लाइट आ रही है अर्थ पर, यहां तो कैसे आ रही है, कोई मीडियम नहीं है, लाइट तो पहुंच रही है। और ये कह रहे हैं कि लाइट जो है ट्रेवल करने के लिए वी नीड मीडियम। तो डच साहब साइंटिस्ट हाइजेंस साहब ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट दिए कि सन और अर्थ के बीच में जो मीडियम है उस मीडियम का नाम उन्होंने ईथर मीडियम बोला। यही शायद नेम है, हाँ, ईथर मीडियम। क्या कहा, लोग विजुलाइज किया कि सन अपने आप को जस्टिफिकेशन देने के लिए, जब लोगों ने पूछा भाई सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम ही नहीं है, लेकिन सन लाइट तो पहुंच रहा है, आप बोल रहे हो कि वी नीड मीडियम, मैकेनिकल वेव है। तो उन्होंने क्या अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि सन और अर्थ के बीच में एक मीडियम है। वो किस तरह का मीडियम है, ईथर मीडियम है। अच्छा, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, वेरी डाइल्यूट, हल्का है, एंड हाईली इलास्टिक। ये जो ईथर जो मीडियम की बात कर रहे हैं, इसका 2 प्रॉपर्टी उन्होंने बताया, डाइल्यूट है, बहुत हल्का है, और सेकेंड हाईली इलास्टिक। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों उन्होंने बताया, क्योंकि साउंड में हम जो साउंड की स्पीड की जो बात करते हैं, वो उसका फॉर्मूला क्या, v इक्वल टू स्क्वायर रूट इलास्टिक ई अपॉन रो। साउंड जो है एक मैकेनिकल वेव है, उस मैकेनिकल वेव के स्पीड को निकालने के लिए स्क्वायर रूट ई क्या होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी, रो क्या हो गया, डेंसिटी। अब देखो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं
क्योंकि स्पीड तो बहुत ज्यादा है लाइट का। हाउ टू जस्टिफाई स्पीड ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने बोला डायल्यूट इन नेचर, डेंसिटी उसका कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी इज मस्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। हाईली इलास्टिक, इलास्टिक ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा। तो इस तरह से अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई स्पीड ज्यादा है लाइट का। क्या पहला चीज हाइजेंस साहब ने क्या बताया, लाइट एक वेव नेचर का है, और किस तरह का वेव है, मैकेनिकल वेव है। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, लोगों ने पूछा भाई मैकेनिकल वेव है तो सन से लाइट, सन से और अर्थ के बीच में तो कोई मीडियम है नहीं, लेकिन उन्होंने इस चीज को माना नहीं। उन्होंने कहा मीडियम है। वो किस टाइप का मीडियम है, ईथर मीडियम है। उसका नेचर कैसा है, बहुत डाइल्यूट है, हल्का है, एंड हाईली इलास्टिक। ये दोनों प्रॉपर्टी क्यों बोले, क्योंकि मैकेनिकल वेव की जो वेलोसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ई अपॉन रो। रो कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा, ई ज्यादा, भी ज्यादा। इस तरह से स्पीड ऑफ लाइट भी ज्यादा है उस मीडियम में। अच्छा, तो इन्होंने ये न्यूटन साहब तो तीन ही फिनोमेना एक्सप्लेन कर पाए, रेक्टिलिनियर मोशन का, रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का। बाकी जो फिनोमेना जो हो रहा है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो डच हाइजेंस साहब ने वो तीनों तो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किए ही। इसको मिटा देता हूं बेटे, लिख लिए हो। तो ये क्या क्या एक्सप्लेन किए हैं, कौन कौन सा फिनोमेना लाइट का। इट एक्सप्लेन फॉलोइंग फिनोमेना। पहला रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन, यानी लाइट जो है स्ट्रेट पार्ट में टेबल, इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। सेकंड पॉइंट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन किया। थर्ड रिफ्रैक्शन, फोर्थ इंटरफेरेंस, ये सारे डिटेल्स में पढ़ना है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, फिफ्थ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, और लास्ट पोलराइजेशन को उन्होंने नहीं एक्सप्लेन कर पाया, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रीजन बिहाइंड पोलराइजेशन फिनोमेना जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण होता है। बाकी सारा इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, रेक्टिलिनियर मोशन को एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्लेक्शन को रिफ्रैक्शन कर दिया, इंटरफेरेंस किया, डिफ्रैक्शन किया, बट ही कैन नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन बिकॉज दिस फिनोमेना हैपेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, ईएम वेव। शॉर्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ईएम वेव भी हम लोग बोलते हैं, राइट बेटे। ये दोनों फिनोमेना को हाइजेंस प्रिंसिपल से प्रूव भी करना है, सिलेबस में भी है +2 का, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, पूछता भी है बोर्ड एग्जाम में। हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रूव द फिनोमेना की इंसिडेंट एंगल इक्वल टू, हाँ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, हाँ ये पूछता भी है बोर्ड एग्जाम में, पूछेगा, कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। रिफ्लेक्शन का हाइजेंस प्रिंसिपल के यानी इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल प्रूव करने के लिए पूछता है। और यहाँ पर बेंडिंग फिनोमेना, स्नेल लॉ, स्नेल लॉ को प्रूव करना है, ये सिलेबस में है +2 के। हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको प्रूव डेरिवेशन पूछता है। ये शायद तो पूरा डिटेल्स में पढ़ना है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ही कैन नॉट एक्सप्लेन बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन फिनोमेना अकर्स ड्यू टू ईएम वेव, ईएम वेव के कारण होता है। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब हाइजेंस प्रिंसिपल और क्या कर रहे हैं,
उनके भी 5 पोस्टुलेट होंगे जैसे न्यूटन साहब दिए हैं, ये भी अपना विचार दिए हैं। ये तो बेसिक चीज हो गया, ठीक है। इन्होंने बताया वेव नेचर है, ठीक है। किस तरह का वेव है? मैकेनिकल वेव है, ठीक है। मैकेनिकल वेव है तो उसका प्रॉपर्टी किस तरह का होगा? उसका वो मैकेनिकल वेव होने का वी नीड मीडियम। मीडियम किस तरह का है? ईथर मीडियम है। उस मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक। हाई क्यों लिए? क्योंकि मैकेनिकल वेव में का स्पीड क्या होता है? स्क्वायर रूट ई अपॉन रो, ठीक। और इन्होंने क्या क्या कौन कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन किया? रेक्टिलिनियर मोशन एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन किया, रिफ्रैक्शन किया, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, बट ही डू नॉट एक्सप्लेन अबाउट पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के बारे में उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया। रीजन? क्योंकि पोलराइजेशन फिनोमेना अकर्स ड्यू टू ईएम वेव, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम भाई ये ईएम वेव नहीं है, किस तरह का है? मैकेनिकल वेव है। अब उनका प्रिंसिपल क्या है उसको अंडरस्टैंड कर लें, वो भी पूछता है थ्योरी टाइप से। जो 2-3 पॉइंट्स पहले होते हैं उसको क्लियर कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। हाँ, तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है? हाइजेंस प्रिंसिपल या वेब थ्योरी भी बोल सकते हैं, वेब थ्योरी भी बोल रहे हो, सबसे बेस्ट हाइजेंस वेब थ्योरी। पहला पॉइंट क्या है उन्होंने बताया? वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया है। वेव फ्रंट थोड़ा सा आज समझ लेंगे, व्हाट इज दी वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है पहले लिख लेते हैं इसको, तब इसको समझते हैं। इट इज ए, क्योंकि उनका स्टेटमेंट ये हुआ जस्ट टू कॉपी लिखना है, इसमें हम लोग कोई चेंजेस लाइन नहीं कर सकते, वर्ड्स को भी चेंज नहीं कर सकते। इट इज द लोकस, इट इज द लोकस। लोकस समझ में आता है, मैथ्स में क्या होता है? जो छोटे छोटे पॉइंट्स को सारे को किसी स्टेट यानी किसी लाइन से जोड़ते हैं, वो क्या बताएगा? लोकस। जैसे छोटे छोटे ये सारे को कनेक्ट कीजिए, दैट इज कॉल्ड लोकस। सर्किल बनाना है तो क्या सर्किल क्या होगा? सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को सेम डिस्टेंस पे है, जो लाइन जोड़ेगा वो क्या कहलाएगा? लोकस कहलाएगा। कंडीशन क्या हो गया? किसी एक फिक्स पॉइंट से वो सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए, राइट? उसी को लोकस बोलते हैं, उसी को हम लोग लोकस बोलेंगे। इट इज द लोकस, इट इज द लोकस ऑफ, इट इज द लोकस ऑफ all points of a medium, of a medium, of a medium which are vibrating, which are, पहले लिख लो तो मैं समझाता हूं, which are vibrating in same phase, in the same phase। वेव फ्रंट क्या कर रहा है? इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए मीडियम, किसी मीडियम में वो सारे पॉइंट्स को के बारे में बता रहा है। कोई भी मीडियम है, मान लो एयर ही है, तो इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए मीडियम, किसी मीडियम में, विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड? सेम फेज क्या होता है? जैसे साइन वेव, हम लोग वेव ऑप्टिक्स में, इसमें साउंड वेव में, चाहे मैथमेटिक्स में भी, कैसे हम लोग वेव को रिप्रेजेंट करते हैं? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, चाहे ए साइन थीटा, y इज इक्वल टू हम लिखते हैं ना ए साइन थीटा। अब तो इसको यदि हम ड्रॉ करने, थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? फेज। फेज कहना मतलब व्हाट इज योर स्टेटस, कहां से आपका इनिशिएशन हो रहा उस वेव का, कहां, किस पॉइंट से किस टाइम पर, किस पोजीशन पर वो वेव जनरेट हुआ, उसी को हम लोग फेज बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, जैसे ये सेम फेज कहने का मतलब क्या होगा?
सब यहां पर t इक्वल टू 0 पर क्या है, ये t इक्वल टू 0 पर वेव स्टार्ट हो रहा है। दूसरा वेव जो होगा वो t इक्वल टू 0 पर होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। सेम फेज, जैसे हम लोग दौड़ लगाते हैं, तो दौड़ लगाने के लिए क्या करें, सबको एक लाइन पर खड़ा होना, सेम फेज पर खड़ा होना होगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू हिम यहां सेम फेज करने, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx, वेव के फॉर्म में कैसे समझेंगे उसको अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि यहां पर लाइट एज ए वेव कंसीडर किया। मान लो कोई पॉइंट सोर्स है, यहां से वेव निकल रहा है और इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, ये 3 डायमेंशनल व्यू समझिए। जैसे बॉल है, बॉल के बीच सेंटर पर लाइट चारों तरफ निकल रहा है, नॉट 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल व्यू विजुलाइज करने का है। तो ये वेव सिर्फ ये प्लेन की बात नहीं करें, चारों तरफ निकल रहा है। जिस तरह से आप इसको भी एक गुड एग्जांपल, कोई भी तालाब हो या नदी हो, उसमें एक आप पत्थर जैसे ही आप ड्रॉप करते हो तो वो देखो वेव जैसा दिखाई देता है, आगे तरफ सारे निकलते, वही वेव फ्रंट है एक्चुअल में। यानी वेव आगे की तरफ सर्कुलर मोशन में आगे की तरफ स्प्रेड कर रहे हैं। सेम उसी तरह से यहां भी क्या हो रहा है, सेम फेज का ध्यान देना है। वर्ड यूज हुआ है सेम फेज। व्हाट इज द फेज, ओमेगा टी प्लस के एक्स, यही है ना, या थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, फेज। इसको क्या बोलते हैं, फेज। अब ये क्या बता रहा है, क्या है फेज, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स। मान लो पहला कोई वेव है, इसकी बात कर रहे हैं, किसी टाइम t1 पर, टाइम t1 पर व्हाट इज द फेज, क्या होगा, और x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर हम फेज बताना चाह रहे हैं इस वेव का, क्या कैसे एक्सप्रेशन होगा, ओमेगा t1 प्लस के एक्स। कोई दिक्कत। दूसरा वेव है x डिस्टेंस पे, डिस्टेंस x ही रखे हैं, टाइम सेम, टाइम सेम, तो इसका वेव क्या होगा, ओमेगा t1 प्लस के एक्स, राइट। उसी तरह से कोई दूसरा वेव है, टाइम t, टाइम सेम रख रहे हैं, टाइम सेम रहेगा, और ये भी x डिस्टेंस पे, ये फेज यहां पर रहेगा, ये पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा, ठीक है। तो सारे क्या है, सेम डिस्टेंस पर है, सेम मीडियम है, इसलिए सेम डिस्टेंस भी होगा, इसलिए दिया होगा सेम मीडियम। यदि डिफरेंट मीडियम होगा सबका x अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि स्पीड डिफरेंट हो जाएगा। ये सब पॉइंट्स को ध्यान देना है। यदि सेम मीडियम नहीं रहेगा तो व्हाट हैपेंस, ये x डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट मीडियम रहेगा हर जगह, इधर अलग इधर अलग, तो स्पीड क्या होगा, अलग अलग होगा, डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करेगा। इसीलिए सेम मीडियम में क्या दे रहा है, इट इज ए लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए मीडियम, किसी एक मीडियम में, सेम मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग। अब ये सारे वाइब्रेट होकर बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अब ये सारे को आप कलेक्ट कीजिएगा तो एक किस तरह का आपको शेप देगा, स्पेयर जैसा। तो ये जो स्पेयर बना ये क्या है, वेव फ्रंट हुआ, इस सोर्स का, इस सोर्स का वेव फ्रंट हुआ। तो वेव फ्रंट क्या है, एक प्लेन है, वेव फ्रंट क्या है, एक प्लेन है, उस प्लेन में वो सारे पॉइंट सेम फेज पर लाइज कर रहे हैं, उस प्लेन में सारे पॉइंट सारे सेम फेज पे लाइज कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। जिस तरह से तालाब में जैसे ही आप स्टोन ड्रॉप करोगे तो वेव जैसा धीरे धीरे सारे स्प्रेड करते हैं, सेम फेज में करेंगे। इसको और डिटेल्स में कल हम लोग देखेंगे बेटे, ठीक है। आज यहीं पर रहने देते हैं हम लोग।